स्वागत है आपका YouTube चैनल दिव्य सागर पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी कहानियाँ। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। एक रात रामगढ़ के राजा करण सिंह अपने शयन कक्ष में गहरी नींद सोए हुए थे, तो नींद में ही उनकी छाती में भयंकर दर्द हुआ और उनकी नींद खुल गई। वे छाती को दबाते हुए जोर से चिल्ला उठे। उनकी आवाज सुनकर कक्ष के बाहर खड़ा पहरेदार भागा भागा उनके पास आया। महाराज बोले, पहरेदार जाओ, जल्दी से महारानी धनलक्ष्मी को बुलाकर ले आओ। पहरेदार दौड़ता हुआ रानी के कक्ष में गया और उन्हें बुलाकर ले आया। राजा की हालत देखकर रानी ने पूछा, नाथ, ये तुम्हें क्या हो गया है? राजा करण सिंह ने हिम्मत करके आंखें खोलते हुए अटकते हुए स्वर में कहा, महारानी, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। ऐसा ना कहो महाराज, मैं अभी राजवैद्य जी को बुलवाती हूँ। अपने उपचार के द्वारा वे आपको शीघ्र ही स्वस्थ कर देंगे। धनलक्ष्मी, अब उन्हें बुलाना बेकार है। मुझे सामने ही अपनी मौत खड़ी दिख रही है। मरने से पहले मैं तुमसे एक वचन लेना चाहता हूँ। कैसा वचन महाराज? महारानी, यह तो तुम जानती ही हो कि जिसने भी न्याय मांगने के लिए दरबार के बाहर लटका न्याय का घंटा बजाया, हमने उसे उचित न्याय दिया। हम चाहते हैं कि हमारी मृत्यु के बाद भी न्याय के घंटे की आवाज धूमिल ना हो। हमारे बाद भी हमारी प्रजा को उचित न्याय मिलता रहे, और ऐसा तुम ही कर सकती हो, क्योंकि हमारे बाद तुम्हें ही तो राजगद्दी संभालनी है। युवराज भुवन सिंह तो अभी केवल 1 वर्ष के हैं। जब तक वे बड़े नहीं हो जाते तब तक तुम्हें ही इस देश की बागडोर संभालनी है। इसलिए हम तुमसे ही यह वचन मांग रहे हैं। आशा है तुम मुझे निराश नहीं करोगी। करण सिंह की बात सुनकर महारानी धनलक्ष्मी डबडबाई आंखों से उसकी ओर देखते हुए बोली, ठीक है महाराज, मैं आपको वचन देती हूँ कि रामगढ़ के दरबार में आज के बाद जो कोई भी न्याय मांगने आएगा उसे उचित न्याय मिलेगा। मैं कभी भी न्याय के घंटे का अपमान नहीं करूँगी। बस महारानी, बस अब हम चैन से मर सकेंगे। कहकर राजा करण सिंह ने आंखें मूंद ली और अगले ही पल उनकी गर्दन एक और ढुलक गई। यह देखकर रानी धनलक्ष्मी राजा करण सिंह के शव पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। जल्दी ही सारे राज्य में राजा करण सिंह की मृत्यु का समाचार फैल गया। दूसरे दिन प्रातःकाल ही पूरे सम्मान के साथ राजा करण सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर सभी लोगों की आंखें नम थी। सभी रस्मों के पूरा होने के पश्चात 13 दिन बाद महारानी धनलक्ष्मी ने राजमहल के बाहर अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, राजगढ़ के निवासियों, महाराज ने मरने से पहले राजगढ़ की राजगद्दी मुझे सौंप दी थी। आप लोगों के इस बारे में क्या राय है? आप लोगों की राय जानने के लिए ही मैंने आपको यहाँ बुलाया है। धनलक्ष्मी की बात सुनकर वहाँ उपस्थित भीड़ में सन्नाटा सा छा गया। कुछ देर बाद एक बूढ़े ने आगे आकर उससे कहा, महारानी, आज से आप इस देश की महारानी नहीं बल्कि राजमाता हैं। हमें आपको राजगद्दी सौंपने में कोई ऐतराज नहीं है। उस वृद्ध के कथन का सभी लोगों ने एक स्वर में समर्थन किया। यह देखकर धनलक्ष्मी ने कहा, ठीक है भाइयों, जब तक युवराज भुवन सिंह राजगद्दी संभालने के योग्य नहीं हो जाएंगे तब तक के लिए मैं इस राज्य के राजकाज को अपने हाथों में लेती हूँ। प्रजावासियों, महाराज के जीवन काल में जिसने भी न्याय मांगने के लिए न्याय का घंटा बजाया, महाराज ने उसे उचित न्याय दिया। महाराज की मृत्यु के बाद भी न्याय की वह परंपरा जीवित रहेगी। आज के बाद जिसे भी न्याय मांगना हो वे इस घंटे को आकर बजा दे, उसे तत्काल ही उचित न्याय मिलेगा। इस घटना के पश्चात धनलक्ष्मी ने बड़ी सुयोग्यता के साथ रामगढ़ का राजकाज संभाल लिया था। जो भी उसके दरबार में न्याय मांगने के लिए आता उसे उचित न्याय मिलता। राजकाज के कार्यों से समय निकालकर धनलक्ष्मी युवराज भुवन सिंह की परवरिश पर
पूरा ध्यान देती थी। इस प्रकार धीरे धीरे पूरे 20 वर्ष व्यतीत हो गए। युवराज भुवन सिंह युवा और धनलक्ष्मी अधेड़ हो गई थी। एक दिन एक सैनिक धनलक्ष्मी को सूचना देता है, राजमाता गजब हो गया, प्रधानमंत्री समर सिंह स्वर्ग सिधार गए हैं। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। यह सुनकर राजमाता सोच में डूब गई। तभी कक्ष में युवराज भुवन सिंह ने प्रवेश किया। माँ को देखकर कहने लगा, राजमाता क्या बात है, किस सोच में डूब गई हो आप? युवराज, अभी अभी सेवक ने सूचना दी है कि प्रधानमंत्री जी का निधन हो गया है। मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि अब हम किसे नया प्रधानमंत्री बनाएं। राजमाता, इसमें इतना सोचने की क्या आवश्यकता है? राज्य के किसी सुयोग्य व बुद्धिमान व्यक्ति को यह पद सौंप दीजिए। युवराज, शायद तुम नहीं जानते कि कई पीढ़ियों से स्वर्गीय प्रधानमंत्री समर सिंह के वंश के लोग ही प्रधानमंत्री बनते आए हैं और यही परंपरा चली आ रही है। अब प्रधानमंत्री के वंश में उनका एकमात्र पुत्र जवर सिंह ही है। रिवाज के अनुसार अब हमें उसे ही नया प्रधानमंत्री बनाना होगा। लेकिन राजमाता, हमने तो सुना है कि जवर सिंह ठीक आदमी नहीं है। वह हर समय राग रंग में डूबा रहता है। उसके विषय में सुना तो हमने भी यही है युवराज, पर करें तो क्या करें? यदि हम उसके स्थान पर किसी और को प्रधानमंत्री बनाते हैं तो लोग कहेंगे कि हमने बरसों से चली आ रही अपनी पूर्वजों की रस्मों को तोड़ दिया। इसलिए ना चाहते हुए भी हमें जवर सिंह को ही नया प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। हम यही सोचकर कुछ परेशान से हैं। यदि ऐसी बात है राजमाता, तो आप चिंता ना करें। आप निर्भय होकर जवर सिंह को प्रधानमंत्री बना दीजिए। मैं हमेशा उन पर कड़ी नजर रखूंगा। जब भी वे कोई गलत कार्य करने की कोशिश करेंगे तो मैं उसी समय आपको सूचित कर दूंगा। राजमाता धनलक्ष्मी ने उसी समय जवर सिंह को राजमहल में बुलवाया और कहने लगी, जवर सिंह, तुम्हारे पिता के निधन की सूचना पाकर हमें बहुत दुख पहुंचा है। वे बहुत अच्छे आदमी थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जवर सिंह ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उदास सा गर्दन झुकाकर खड़ा रहा। तब धनलक्ष्मी ने आगे कहा, जवर सिंह, हम तुम्हें राजगढ़ का नया प्रधानमंत्री घोषित करते हैं। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि तुम इस पद की जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाओगे। जी राजमाता, मुझे खुशी है कि आपने मुझे इस योग्य समझा। कहते हुए जवर सिंह की आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक उभर आई थी और वो वहाँ से चला गया। जबर सिंह ने प्रधानमंत्री का पद तो संभाल लिया, पर वे हमेशा पहले की तरह राजनर्तकी यामिनी के भवन में पड़ा रहता था। इस घटना के कुछ दिन बाद ही युवराज भुवन सिंह का विवाह मालापुर राज्य की राजकुमारी माला के साथ हो गया। विवाह के पश्चात राजकुमारी माला बारात के साथ विदा होकर रामगढ़ आ गई। इस उपलक्ष्य में सारे रामगढ़ में खूब खुशियां मनाई गई। इधर जब सारा राज्य उत्सव व खुशियों में डूबा हुआ था, दूसरी ओर जवर सिंह राजनर्तकी यामिनी से कह रहा था, राजनर्तकी यामिनी, अब मेरी योजना को पूरा करने का समय आ गया है। अगर इस योजना में तुम मेरा साथ दो तो मैं वादा करता हूँ कि रामगढ़ का राजा बनने के पश्चात मैं तुम्हें अपनी महारानी बना लूँगा। इसके लिए मुझे क्या करना होगा प्रधानमंत्री जी? मैं तुम्हें अपनी सारी योजना विस्तार से बताता हूँ यामिनी। कहते हुए जबर सिंह ने उसकी योजना राजनर्तकी यामिनी को बताई। जबर सिंह से सारी योजना जानने के पश्चात यामिनी ने उससे कहा, ठीक है प्रधानमंत्री जी, मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगी। मुझे तुमसे ऐसी आशा थी यामिनी। दूसरे दिन ही जवर सिंह ने युवराज भुवन सिंह से कहा, युवराज, आपके विवाह के शुभ मौके पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है प्रधानमंत्री जी? युवराज, मेरी इच्छा है कि आपका विवाह होने की खुशी में आज आप मेरे साथ शिकार करने के लिए वन में चलें। हमें आपकी बात मंजूर है प्रधानमंत्री जी।
राजमाता से आज्ञा लेकर भुवन सिंह उसी दिन जबर सिंह के साथ शिकार करने वन की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे दोनों वन में पहुँचे तो प्रधानमंत्री जबर सिंह कहते हैं, युवराज, मेरी एक इच्छा और है। कहिए प्रधानमंत्री जी। मैं चाहता हूँ कि आज मैं आपके तरकश के राजकीय तीरों से जंगली जानवरों का शिकार करूँ। ऐसा क्यों प्रधानमंत्री जी? युवराज, मैंने सुना है कि राज परिवार के सदस्यों के तीरों की नोक राज्य के लोहार बहुत पैनी बनाते हैं। मैं आज उस धार का वार देखना चाहता हूँ। हमें अपने तीर तुम्हें देने में कोई ऐतराज नहीं है प्रधानमंत्री जी। कहकर युवराज भुवन सिंह ने अपने तरकश के तीर जबर सिंह को दे दिए और उसके तीर स्वयं ले लिए। तीरों की अदला बदली के पश्चात दोनों ने वन में प्रवेश किया। जबर सिंह सोचने लगा, योजना के अनुसार राज नर्तकी यामिनी अपने सेवक के साथ वन में तालाब के पास पहुंच गई होगी। दूसरी ओर तालाब के पास एक पेड़ के नीचे बूढ़ी स्त्री के वेश में बैठी यामिनी ने अपने सेवक से कहा, काशीनाथ, बहुत प्यास लग रही है। जाओ, लोटे में तालाब का पानी भरकर ले आओ ताकि मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। अच्छा मालकिन। काशीनाथ लोटा लेकर तालाब की ओर चल पड़ा और सोचने लगा, पता नहीं मालकिन को आज यह क्या सूझी, स्वयं वृद्धा का वेश धरकर और मुझे साथ लेकर इस वन में आ गई। पता नहीं वन में आने का इनका क्या उद्देश्य है। तालाब के पास पहुंचकर काशीनाथ ने जैसे ही लोटा पानी में डुबोया, गुड़ुप गुड़ुप की आवाज आने लगी। दूसरी ओर झाड़ियों के पास से गुजरते हुए जबर सिंह और भुवन सिंह ने गुड़ुप गुड़ुप की आवाज सुनी। ये आवाज सुनकर जबर सिंह ने कहा, युवराज, लगता है झाड़ियों के दूसरी ओर कोई जंगली जानवर तालाब से पानी पी रहा है। तो देरी किस बात की है प्रधानमंत्री जी? चढ़ाओ कमान पर तीर और लगाओ निशाना। जरा हम भी तो देखें तुम्हारा निशाना कैसा है। युवराज की बात सुनकर जबर सिंह ने उसी समय तीर कमान पर चढ़ाया और निशाना बांधकर झाड़ी की ओर छोड़ दिया। झाड़ियों को पार करके तीर तालाब के किनारे पर बैठे काशीनाथ की पीठ में जा धंसा और चिल्लाकर छटपटाता हुआ काशीनाथ तालाब के किनारे गिर गया। चिल्लाने की आवाज सुनकर युवराज भुवन सिंह चौंक कर बोला, प्रधानमंत्री जी, लगता है आपके तीर का निशाना कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि कोई मनुष्य बना है। मुझे भी ऐसा ही लगता है युवराज। आइए झाड़ियों के उस पार चलकर देखते हैं। इधर यामिनी दौड़कर काशीनाथ के पास पहुंची। तब तक काशीनाथ के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वे उसका सिर गोद में रखकर फूट फूट कर रोने लगी। हाय, मेरे लाल को किसने मार दिया। कुछ देर बाद ही जबर सिंह और भुवन सिंह उसके पास पहुँचे और कहने लगे, क्या बात है माई, तुम रो क्यों रही हो? हाय, मेरे बेटे की लाश मेरी गोद में पड़ी है, फिर भी आप पूछ रहे हैं मैं क्यों रो रही हूँ। ना जाने किस हत्यारे ने मेरे इकलौते बेटे को मार डाला है। कहकर यामिनी पुनः फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर प्रधानमंत्री जबर सिंह ने खेद भरे स्वर में कहा, माई, हमसे यह अपराध हुआ है। भूलवश हम ही तुम्हारे बेटे के हत्यारे बन बैठे हैं। हम तुम्हारे बेटे को पुनः जीवित तो नहीं कर सकते, पर इसके बदले तुम हमसे जो भी मांगोगी हम तुम्हें वही देने के लिए तैयार हैं। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? हत्यारे, तुम मेरी इच्छा के बारे में पूछते हो, साथ ही मुझे धन दौलत का लोभ दे रहे हो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो केवल न्याय चाहती हूँ। मेरे साथ तुमने घोर अन्याय किया है, मुझसे मेरे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया है। अगर मुझे कुछ दे सकते हो तो न्याय दे दो। कहकर यामिनी हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी। युवराज भुवन सिंह ने उसे कहा, ठीक है माई, अगर तुम न्याय ही चाहती हो तो अपने पुत्र के शव के साथ रामगढ़ के दरबार में उपस्थित होना। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि वहाँ तुम्हें सच्चा न्याय मिलेगा। फिर वे दोनों वहाँ से चल पड़े। कुछ देर चलने पर युवराज जबर सिंह से बोला, प्रधानमंत्री जी, वृद्धा के बेटे की मृत्यु के कारण
हमारा मन अब आखेट में नहीं लगेगा, हम वापस लौट जाना चाहते हैं। जो आज्ञा युवराज। दोनों उसी समय रामगढ़ की ओर वापस लौट आए। दूसरी ओर बूढ़ी स्त्री के रूप में राज नर्तकी यामिनी अपने सेवक काशीनाथ का शव लेकर रामगढ़ के राजमहल के बाहर आ गई और न्याय का घंटा बजाने लगी। घंटे की आवाज जब राज दरबार में पहुंची तो राजमाता सोचने लगी, लगता है कोई दुखी न्याय मांगने आया है। हमें उसे तुरंत ही दरबार में बुलवाकर उसकी फरियाद सुननी चाहिए। राजमाता ने सैनिक को आज्ञा दी, जाओ राजमहल के बाहर जो भी न्याय के घंटे को बजा रहा हो उसे दरबार में ले आओ। जो आज्ञा राजमाता कहकर सेवक दरबार से निकल गया। दरबार में जवर सिंह और युवराज भुवन सिंह भी बैठे हुए थे। जल्दी ही सेवक के साथ काशीनाथ के शव को हाथों में उठाए यामिनी दरबार में आ पहुंची और कहने लगी, दुहाई है राजमाता, दुहाई है, मुझे न्याय चाहिए। तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है, हमें बताओ। राजमाता, किसी हत्यारे ने मेरे इकलौते बेटे को मार दिया है। क्या तुम उस हत्यारे के बारे में कुछ जानती हो? राजमाता, मैं हत्यारे के बारे में जानती तो हूँ, पर डरती हूँ कि उसे आप दंडित नहीं कर पाएंगी। बूढ़ी औरत, शायद तुम नहीं जानती हो कि इस दरबार में सच्चा न्याय होता है। दोषी चाहे हमारा बेटा ही क्यों ना हो, हम उसे अवश्य दंड देंगे। तो सुनिए राजमाता, युवराज भुवन सिंह ने ही मेरे बेटे की हत्या की है। यह तुम क्या कह रही हो बूढ़ी अम्मा? तब यामिनी ने एक बार घूरकर भुवन सिंह की ओर देखा और कहने लगी, राजमाता, मैंने युवराज पर झूठा आरोप नहीं लगाया है। मेरे पास इस बात का सबूत भी है कि हत्या युवराज ने ही की है। तुम्हारे पास क्या सबूत है, मुझे बताओ। उसने तीर दिखाते हुए कहा, राजमाता, इसी तीर से युवराज ने मेरे बेटे की हत्या की है। यामिनी से तीर लेकर सेवक ने राजमाता के पास पहुंचाया। तीर को देखते ही धनलक्ष्मी चौंक पड़ी और सोचने लगी, ओह, यह तो वास्तव में ही युवराज भुवन सिंह का तीर है। तीर पर राशि चिन्ह सूर्य बना हुआ है। अब क्या होगा? क्या मुझे अपने ही बेटे को दंड देना होगा? धनलक्ष्मी सोच में पड़ गई। उसे सोच में पड़ा देखकर यामिनी बोली, राजमाता, किस सोच में पड़ गई हो? मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी कि आप दोषी को दंड नहीं दे पाएंगी। तब धनलक्ष्मी ने युवराज भुवन सिंह से पूछा, युवराज, ये वृद्धा स्त्री जो कुछ भी कह रही है, क्या वे सच है? राजमाता, वृद्धा के बेटे की हत्या मुझसे नहीं बल्कि प्रधानमंत्री जवर सिंह के हाथों हुई है। लेकिन वृद्धा ने जो तीर हमें दिखाया है वह तो तुम्हारा है। वृद्धा कह रही है कि इस तीर से ही उसके पुत्र की हत्या हुई है। तब युवराज भुवन सिंह ने तीरों की अदला बदली के बारे में धनलक्ष्मी को बताया। अब धनलक्ष्मी ने प्रधानमंत्री जवर सिंह से पूछा, प्रधानमंत्री जी, क्या युवराज का कथन सत्य है? राजमाता, युवराज सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने आखेट करने के लिए इनसे इनके तीर नहीं मांगे थे। ये सुनकर युवराज क्रोध में भर उठा और कहने लगा, प्रधानमंत्री, क्यों झूठ बोल रहे हो? युवराज क्षमा करें, अपने को दोषी पाकर आप झूठ बोलने पर उतर आए हैं। बुढ़िया सच कह रही है, उसके बेटे को आपने ही मारा है। फिर धनलक्ष्मी ने बूढ़ी स्त्री से कहा, तुम्हारे द्वारा पेश किए गए सबूत से सिद्ध हो गया है कि तुम्हारे पुत्र की हत्या युवराज भुवन सिंह ने ही की है। अब हम तुमसे ही पूछते हैं कि युवराज को क्या सजा दी जाए। राजमाता, मैं चाहती हूँ कि जिस प्रकार मैं पुत्र वियोग में तड़प रही हूँ, उसी प्रकार युवराज भी अपने संबंधियों के वियोग में जीवन भर तड़पें। मैं चाहती हूँ कि युवराज को देश निकाला दे दिया जाए। बूढ़ी स्त्री की बात सुनकर धनलक्ष्मी सोच में पड़ गई। युवराज का विवाह हुए अभी केवल 2 दिन ही हुए हैं। अभी तो उनकी पत्नी के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है। ऐसे समय में युवराज को देश निकाला देना क्या राजकुमारी माला के साथ अत्याचार ना होगा? ये सोचकर धनलक्ष्मी परेशान हो उठी।
तभी उसके कर्तव्य बोध ने उसे झकझोरा। यदि इस समय में पुत्र व पुत्र वधू के मुंह में फंस गई तो न्याय का नाम कलंकित हो जाएगा। सब लोग हमारे न्याय पर थूकेंगे। कुछ भी हो, मैं इस बूढ़ी स्त्री के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। मन में ये निर्णय करके उसने युवराज से कहा, युवराज, हमारा न्याय तुम्हें दोषी पाता है, इसलिए हम आदेश देते हैं कि तुम इसी समय हमारे राज्य से जीवन भर के लिए चले जाओ। राजमाता, ये आप क्या कह रही हो? युवराज, हमसे बहस मत करो। याद रखो, न्याय अंधा होता है, वे केवल सबूतों पर टिका होता है। सारे सबूत तुम्हारे विरुद्ध हैं, इसलिए तुम अपराधी सिद्ध हो चुके हो। ठीक है राजमाता, यदि आपका ऐसा ही आदेश है तो मैं आपकी बात नहीं टालूंगा। मैं इसी समय ये राज्य छोड़कर जा रहा हूँ। युवराज ने धनलक्ष्मी को प्रणाम किया और तेजी से दरबार से निकल गया। उसके जाने के बाद धनलक्ष्मी ने यामिनी से कहा, बूढ़ी माँ, अब तो खुश हो? हाँ राजमाता, मैं तुम्हारा न्याय देखकर बहुत खुश हूँ। राजकुमारी माला ने जब धनलक्ष्मी के इस फैसले को सुना तो वे परेशान हो गई। दूसरी ओर प्रधानमंत्री जवर सिंह खुश होकर राजनर्तकी यामिनी से कह रहा था, यामिनी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। वृद्धा स्त्री का अभिनय तो तुमने बहुत अच्छा किया। सब आपकी कृपा है प्रधानमंत्री जी। इधर राजमाता धनलक्ष्मी अपने कक्ष में बैठी सोच रही थी। आज तक नाच नखरों में पला बड़ा युवराज भुवन सिंह इस समय न जाने कहां कहां भटक रहा होगा। चलते चलते युवराज भुवन सिंह एक बियाबान जंगल में जा पहुंचा और सोचने लगा, लगता है उस बूढ़ी स्त्री और प्रधानमंत्री जवर सिंह की आपस में कुछ मिली भगत थी। राजमाता ने भी मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका नहीं दिया। जंगल में घूमते हुए उसे एक आश्रम नजर आया। वह आश्रम कपि ऋषि का था। भुवन सिंह आश्रम में कपि ऋषि के पास पहुंचा और कहने लगा, प्रणाम गुरुदेव, चिरंजीवी हो वत्स। कपि ऋषि ने उसे पूछा, बेटा तुम कौन हो और इस बियाबान जंगल में क्या कर रहे हो? गुरुदेव, मैं भाग्य का मारा रामगढ़ का युवराज भुवन सिंह हूँ। कहते हुए उसने अपनी आप बीती कपि ऋषि को बताई। ऋषि को सारी बात बताने के पश्चात उसने आगे कहा, गुरुदेव, मैं अपना बाकी का जीवन आपके आश्रम में रहकर बिताना चाहता हूँ। बेटा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, तुम आराम से इस आश्रम में रह सकते हो। उसी दिन से भुवन सिंह कपि ऋषि के आश्रम में साधारण मनुष्य बनकर रहने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे करीब 1 महीना बीत गया। राजमाता धनलक्ष्मी पुत्र के वियोग में कुछ दिन तो निढाल सी रही। फिर वक्त ने उनके जख्म पर मरहम लगा दिए। अब वह पहले की तरह राजकार्य देखने लगी। एक दिन उनके सारे मंत्री उनके पास प्रधानमंत्री जवर सिंह की शिकायत लेकर आए। राजमाता, प्रधानमंत्री जवर सिंह इन दिनों अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं। वे सारा दिन राजनर्तकी यामिनी के भवन में मदिरा के नशे में चूर पड़े रहते हैं। हम सभी लोगों की यही शिकायत है। राजमाता धनलक्ष्मी ने उनकी बात पर विचार किया। फिर कहने लगी, मैं भी कई दिनों से प्रधानमंत्री जी को दरबार में अनुपस्थित देख रही हूँ। आप लोग फिक्र ना कीजिए, हम इस बारे में वार्तालाप करेंगे। धनलक्ष्मी का जवाब सुनकर सभी मंत्री वहाँ से चले गए। धनलक्ष्मी ने सोचा, आज हमें स्वयं राजनर्तकी यामिनी के भवन पर चलना चाहिए ताकि रंगे हाथ पकड़े जाने पर प्रधानमंत्री जबर सिंह को लज्जा का भास हो। यह सोचकर धनलक्ष्मी उस समय राजनर्तकी यामिनी के भवन की ओर चल पड़ी। धनलक्ष्मी जब यामिनी के भवन में पहुंची तो कक्ष के अंदर यामिनी प्रधानमंत्री जबर सिंह से कह रही थी, प्रधानमंत्री जी, पूरा 1 महीना बीत गया है, क्या आप अपना वादा भूल गए हो? धनलक्ष्मी कक्ष के बाहर ठिठक कर खड़ी हो गई और उन दोनों की बातें सुनने लगी। अंदर यामिनी जबर सिंह से कह रही थी, प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि आप जल्दी ही रामगढ़ के राजा बनने के पश्चात मुझे अपनी महारानी बना लेंगे।
वह समय कब आएगा प्रधानमंत्री जी? यामिनी, वह समय जल्दी ही आएगा, लेकिन तुम इस गलतफहमी में ना रहो कि मैं तुम्हें अपनी महारानी बनाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? ध्यान रखिए, यदि आप अपने वादे पर अटल ना रहे तो मैं राजमाता को जाकर सारी बात बता दूंगी। मैं मानता हूँ यामिनी कि तुमने मेरे ही कहने पर बुढ़िया का रूप धरकर राजमाता से न्याय मांगा था। बेचारी राजमाता को क्या पता कि हत्या तुम्हारे बेटे की नहीं बल्कि अनाथ सेवक की हुई थी, और हत्या युवराज भुवन सिंह ने नहीं बल्कि मैंने की थी। इस राज को केवल मैं और तुम ही जानते हैं। तुम्हारी धमकी ने मेरी बंद आंखें खोल दी है। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, कहकर जबर सिंह ने तलवार निकाली और यामिनी के सीने में भोंक दी। यामिनी का शरीर निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इधर कक्ष के बाहर खड़ी धनलक्ष्मी सारी बात जानकर हैरान सी खड़ी रह गई और सोचने लगी, इसका मतलब है मैंने अपने निर्दोष बेटे को देश निकाले की सजा दी थी। यामिनी की हत्या करके जैसे ही जबर सिंह कक्ष के बाहर निकला तो कक्ष के बाहर खड़ी राजमाता को देखकर हैरानी से बोला, राजमाता आप यहाँ? हाँ जबर सिंह, मैंने तुम्हारी और यामिनी की सारी बातें सुन ली है। तब तो बहुत अच्छा हुआ राजमाता, अब आपके मरने का भी समय आ चुका है। दुष्ट, मौत मेरी नहीं तेरी आई है। राजमाता पूरी तरह चौकन्नी थी। उन्होंने जल्दी से अपनी तलवार पर जबर सिंह की तलवार का वार झेला। दोनों आपस में तलवार से एक दूसरे पर घातक वार करने लगे। धनलक्ष्मी ने अवसर पाकर तलवार से जबर सिंह की गर्दन उड़ा दी। दुष्ट, तेरे किए की सजा तुझे मिल ही गई। दूसरी ओर कपिल ऋषि भुवन सिंह से कह रहे थे, युवराज, तुम जब से हमारे आश्रम में आए हो कुछ खोए खोए से रहते हो, न कुछ खाते हो न कुछ पीते हो। तुम्हें क्या दुख है युवराज? नहीं गुरुदेव, मुझे कोई दुख नहीं है। हमसे कुछ मत छिपाओ युवराज, हमारी अनुभवी आंखों से कुछ नहीं छिपा है। बताओ तुम्हारे दुख का क्या कारण है? गुरुदेव, मेरी चिंता का कारण है मेरी नवविवाहिता पत्नी राजकुमारी माला। विवाह के तुरंत बाद ही मुझे देश निकाला हो गया था। ना जाने राजकुमारी माला मेरे वियोग में किस प्रकार दिन काट रही होगी। ओह, तो तुम्हें अपनी पत्नी की याद आ रही है? क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? हाँ गुरुदेव, लेकिन ये कैसे संभव होगा? ठीक कहते हो राजकुमार, माला से मिलने के लिए तो तुम्हें रामगढ़ के महल में जाना होगा, और अगर तुम्हें वहाँ किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। लोग समझेंगे कि राजमाता की आज्ञा से ही तुम राजमहल में छिप छिप कर आते हो। इस प्रकार राजमाता के न्याय की गरिमा धूल में मिल जाएगी। ओ गुरुदेव, तब मैं किस प्रकार अपनी पत्नी से मिल सकूंगा? युवराज, निराश ना हो, मैं ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और राजमाता की कीर्ति को भी आँच नहीं आएगी। ऐसा कौन सा उपाय है गुरुदेव? तो सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी माला देता हूँ जिसे गले में पहनते ही तुम अदृश्य हो जाओगे। ऐसी अवस्था में तुम तो सबको देख सकते हो, लेकिन तुम्हें कोई भी नहीं देख सकेगा। उस माला को पहनकर तुम बेरोक टोक राजकुमारी माला के पास जा सकते हो और कोई तुम्हें देख भी नहीं सकेगा। इस प्रकार सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कहकर कपिल ऋषि ने उसे एक माला दे दी। भुवन सिंह उत्सुकता से माला को देखने लगा। तब कपिल ऋषि ने उससे कहा, युवराज, एक बात और याद रखना, इस माला को यदि तुम गले से उतार लोगे तो उस अवस्था में जो कोई भी तुम्हें महल में देख लेगा वह तुरंत पत्थर का हो जाएगा। ओ, तब तो मुझे देखते ही राजकुमारी माला भी पत्थर की हो जाएगी। नहीं, राजकुमारी माला और राजमाता धनलक्ष्मी पर यह बात लागू नहीं होगी, वह पत्थर की नहीं बनेगी। तब गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसी समय
रामगढ़ चला जाऊं। ठीक है, इस समय रात होने वाली है, तुम रात अपनी पत्नी के पास गुजार कर सुबह होने से पहले वापस चले आना। अच्छा गुरुदेव। ऋषि को प्रणाम करके भुवन सिंह खुश होकर वहाँ से चल पड़ा। जब वह रामगढ़ के राजमहल के बाहर पहुँचा तो आधी रात हो चुकी थी। भुवन सिंह ने तुरंत ही माला पहन ली और महल में प्रवेश किया। माला पहनते ही वह अदृश्य हो गया और वह निडर होकर महल में चलने लगा। किसी ने भी उसे नहीं रोका टोका। जब वह राजमहल में घूमता हुआ राजकुमारी माला के शयन कक्ष में पहुंचा तो उसने अपने गले की माला उतारकर अपनी जेब में रख ली। राजकुमारी माला अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। भुवन ने हौले से उसे पुकारा, राजकुमारी माला, देखो मैं आया हूँ। राजकुमारी माला ने पुकार सुनकर जल्दी से आंखें खोल दी और कहने लगी, युवराज आप? हाँ माला, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तब माला तेजी से बिस्तर से उतरी और भुवन के कदमों को पकड़कर जार जार रोती हुई बोली, स्वामी आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? माला, होने को कोई नहीं टाल सकता, धीरज रखो, अब मैं रोज रात को छिपकर तुमसे मिलने आया करूँगा। वह रात उसने माला के पास ही गुजारी। सुबह भोर होने से पहले ही उसने राजकुमारी माला को विदा कहा और वहाँ से चल पड़ा। राजकुमारी माला से विदा लेकर वह कक्ष से बाहर निकला। जल्दबाजी में वह माला गले में दोबारा पहनना भूल गया और कक्ष से बाहर निकलते ही उसका सामना 2 पहरेदारों से हो गया। युवराज आप? ओ, इन्होंने तो मुझे देख लिया। लेकिन अगले पल वे चौंक पड़ा। वो दोनों पहरेदार पत्थर के हो गए। युवराज सोचने लगा, अरे मैं तो गले में माला पहनना ही भूल गया। भुवन ने जल्दी से माला जेब से निकालकर अपने गले में पहन ली और वहाँ से 9-2-11 हो गया। सुबह होने पर जब राजमाता ने पहरेदारों के पत्थर की मूर्ति देखी तो वे चौंक कर सोचने लगी, ओ, ये तो रामलाल और शंभू पहरेदारों की मूर्तियाँ हैं। क्या कल रात हमारे महल में कोई जादूगर आया था जो इन दोनों को पत्थर की मूर्त बना गया? उनकी समझ में कुछ नहीं आया। उस दिन के बाद युवराज रोज रात को छिपकर राजकुमारी से मिलने आने लगा। धीरे धीरे इस प्रकार 2 महीने बीत गए। एक दिन राजकुमारी माला को उबकाई आई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। राजवैद्य ने आकर बेहोश माला का उपचार किया और बताया, राजमाता घबराने की कोई बात नहीं है, राजकुमारी माला माँ बनने वाली है। हाँ राजमाता, मैं सच कह रहा हूँ, जल्दी ही राजकुमारी को होश आ जाएगा, कहकर राजवैद्य वहाँ से चला गया। जब राजकुमारी माला होश में आई तो राजमाता ने उससे कहा, राजकुमारी माला, जानती हो राजवैद्य ने तुम्हारी बेहोशी का क्या कारण बताया है? तुम माँ बनने वाली हो। ये सुनकर माला हक्की बक्की सी राजमाता की ओर देखने लगी। यह देखकर राजमाता ने उससे कहा, माला, चौंकने का नाटक नहीं करो, सच सच बताओ कि तुम्हारे पेट में किसका पाप पल रहा है? मेरा बेटा तो विवाह होते ही तुमसे दूर चला गया था। राजमाता, मुझ पर इतना घिनौना लांछन ना लगाओ। मैं आपके बेटे की ही संतान की माँ बनने वाली हूँ। उनके अलावा कोई मेरे करीब नहीं आया है। क्या बक रही हूँ माला? युवराज भुवन को तो हम देश निकाला दे चुके हैं। राजमाता, मेरी बात का विश्वास करने के लिए आपको आज रात तक का इंतजार करना पड़ेगा। रात को ही आपको सच और झूठ का पता चल जाएगा। ठीक है, मैं रात होने की बेसब्री से प्रतीक्षा करूंगी माला, लेकिन ध्यान रखना, यदि तुम दोषी पाई गई तो मैं तुम्हें उचित दंड दूंगी, कहकर राजमाता तेजी से कक्ष से बाहर निकल गई। रात होते ही माला ने राजमाता को अपने कक्ष में बुला लिया और राजमाता पर्दे के पीछे जाकर छिप गई। कुछ देर बाद ही भुवन सिंह ने उस कक्ष में प्रवेश किया
उसने जल्दी से अपने गले से माला उतार दी। ऐसा करते ही वह दिखाई देने लगा। उसे देखकर राजमाता धनलक्ष्मी चौंक पड़ी। ओह, यह तो सचमुच ही युवराज भुवन सिंह है। भुवन सिंह माला से कहता है, माला, क्या बात है, आज तुम कुछ उदास सी लग रही हो। स्वामी, बात ही ऐसी है, मैं माँ बनने वाली हूँ। यह तो खुश होने की बात है माला, तुम तो उदास हो रही हो। स्वामी, राजमाता मेरे चरित्र पर शक करती हैं। वे कहती हैं कि मेरी कोख में पलने वाला बच्चा ना जाने किसका है। कहकर माला रोने लगी। तब पर्दे के पीछे से राजमाता बाहर निकल आई और कहने लगी, माला, रो नहीं, अब मुझे तुम्हारे कथन के सत्यता का पता चल चुका है। माँ, आप यहाँ। तब भुवन सिंह राजमाता का हाथ पकड़कर उसे कक्ष से बाहर ले आया और कहने लगा, माँ, ये पहरेदार इस बात के साक्षी हैं कि राजकुमारी माला से मिलने मैं ही आया करता था। लेकिन बेटे, ये तो पत्थर के हो चुके हैं, इन्हें मैंने ही पत्थर का बनाया था राजमाता। कहकर भुवन सिंह अपनी माला को दोनों पहरेदारों से छुआ दिया। अगले पल वे दोनों पुनः सजीव हो गए। भुवन कहने लगा, राजमाता, एक दिन जब मैं माला के कक्ष से बाहर निकल रहा था, इन दोनों ने मुझे देख लिया था। मुझे देखते ही ये दोनों पत्थर के बन गए थे। ओह, तो यह करामात तुम्हारी थी राजकुमार। तब भुवन सिंह वहाँ से जाने लगा तो राजमाता ने उसे रोका और कहा, रुको भुवन, कहाँ जा रही हो? राजमाता, मुझे जाने दो, मैं आपका अपराधी हूँ। मैंने आपके आदेश का उल्लंघन किया है। आपने मुझे देश निकाला दिया था, लेकिन फिर भी मैं छिप छिप कर यहाँ आता रहा। युवराज, अपराधी तुम नहीं, दुष्ट जबर सिंह था। उसके षड्यंत्र के कारण ही हम तुम्हें दोषी समझ बैठे थे। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। राजमाता का आदेश पाकर भुवन सिंह वहाँ से नहीं गया। उचित समय पर राजकुमारी माला ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। सुंदर से पोते को पाकर राजमाता खुश हो गई। राजमाता धनलक्ष्मी अब बूढ़ी हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपने स्थान पर युवराज भुवन सिंह को रामगढ़ का राजा बना दिया और उन सब के दिन खुशी से बीतने लगे। दोस्तों, उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। तो मेरी कहानी देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद।